नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और हम आज टेली ERP 9 की इस सीरीज़ का पहला लेसन लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। बेसिकली इसके अंदर हम आपको टेली पर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल डिजिटल अकाउंटिंग सिखाना चाहते हैं और हमारी इस सीरीज़ का ये पहला लेसन है जो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। इस सीरीज़ का जो ये पहला लेसन है, इसको बनाने के पीछे पर्पस ये है, नॉर्मली इसके अंदर जो हमारा ये लेसन है, इसके अंदर हम आपको टेली से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली जब आप टेली करना शुरू करते हैं तो हम किसी भी कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, या टेली को शुरू ही कैसे किया जाए, या अगर हम उसे क्रिएट कर चुके हैं तो हम किसी भी तरीके के अपने बैकअप कैसे ले, किसी भी तरह का डेटा अगर हमारे पास है और अगर डेटा बहुत सारा है या बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर हमें उसका बैकअप लेना है तो वो हम टेली में किस तरह से कर सकते हैं, या अगर कोई डेटा हमें डिलीट करना है या उसकी कॉपी करनी है तो इस तरह से रिलेटेड जो कुछ बुनियादी पहलू है उसके बारे में हम टेली में वो सब चीज़ें आज हम समझेंगे। इस लेसन को इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ हम जो ये लेसन शुरू कर रहे हैं, यहाँ हम इस बात को ध्यान रखते हुए शुरू कर रहे हैं कि आप कम से कम मैनुअल अकाउंटिंग के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो समझते हैं, उसकी थोड़ी समझ रखते हैं, और अब आप मैनुअल अकाउंटिंग सीखने के बाद डिजिटल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। हम यहाँ पर टेली के बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लेवल से शुरू करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट एंट्रियाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत में हम जो है कंपनी बनाना और इस तरह के काम सीखेंगे, और लगभग इसकी दूसरी या तीसरी सीरीज में हम एंट्रियां करना शुरू करेंगे और हम कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप कोशिश कीजिए इसके बारे में थोड़ी सी समझ ले, और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि आप टेली पर ही कुछ चीज़ें जो हैं अगर आपकी क्लियर ना हो रही हो तो हम मैनुअल अकाउंटिंग समझाकर आपको क्लियर कर दें। लेकिन फिलहाल फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इससे पहले कि आप टेली पे सीखना शुरू करें, आप थोड़ी मैनुअल अकाउंटिंग की नॉलेज ले लें। और यहाँ मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आपको कोर्स कराऊंगा। साथ ही साथ एक बात और मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये मालूम होगा कि हमें टेली क्यों यूज़ करना है, या टेली की हमें ज़रूरत क्या है, और हम टेली क्यों सीख रहे हैं। ये सारी बातें नॉर्मली एक टेली सीखने वाले स्टूडेंट को मालूम ही होती है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, हम इसको थोड़ा जो है करते हुए चल रहे हैं। और नॉर्मली आप इसके बारे में जानते ही होंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं जभी तो आप ये सब सीख रहे हैं। तो नॉर्मली बेसिक यही पर्पस है, इंटरेस्ट के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए ही आप यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम जो है डायरेक्ट अपने टॉपिक्स से शुरुआत कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं इस क्लास में कवर कराने वाला हूँ। जो टॉपिक इस क्लास में कवर होने वाले हैं वो है कि एजुकेशनल और लाइसेंस वर्जन टेली में क्या क्या होता है, या ये मोड क्या क्या होते हैं, हम टेली को शुरू कैसे कर सकते हैं, किसी कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, या क्रिएट करने के बाद हम उसको ओपन करके उसमें वर्क कैसे कर सकते हैं, या किसी कंपनी का डेटा अगर हम पहले ही बना चुके हैं या कोई हम कंपनी पहले ही क्रिएट कर चुके हैं तो हम कैसे उस कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं या कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है और अगर हमें उसका बैकअप लेना है तो हम वो बैकअप कैसे लें, और ज़रूरत पड़ने पर उस बैकअप को, उस इम्पॉर्टेंट डेटा के बैकअप को हमारी मेन लोकेशन में रिस्टोर कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टेली के अंदर नॉर्मली जिस पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो टेली का एजुकेशनल वर्जन होगा, क्योंकि आमतौर पर कोई भी स्टूडेंट जब सीखना शुरू करता है तो उसको सीखने के लिए इंटरनेट पर एजुकेशनल वर्जन ही फ्री डाउनलोड करने के लिए मिलता है। आमतौर पर कोई भी स्टूडेंट लाइसेंस वर्जन नहीं ले पाता क्योंकि वो उसे बाय करना पड़ता है और वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और शायद लेना भी नहीं चाहिए। मैं आपको अगर एक हिदायत दूँ, मेरी हिदायत माने तो अगर आप पहली बार टेली पर काम करना सीख रहे हैं तो आप इसका एजुकेशनल वर्जन ही लें। ये वर्जन क्या है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टेली में एजुकेशनल वर्जन टेली का एक तरीके से एक ट्रायल वर्जन होता है जिस पर आप टेली पर काम करना सीख लेते हैं, और फिर आप जो भी काम करते हैं हालांकि उसका कोई
रियल लाइफ एंटिटी नहीं होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डेटा आप एंटर करते हैं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग एक ओरिजिनल टैली के सॉफ्टवेयर जैसे ही होते हैं, और जो भी काम आप इस पे सीखते हैं या जो भी काम एक लाइसेंस वर्जन वाले टैली में होता है वो सारा काम आप इस पे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन पर ही सीखेंगे, और बाद में आप जब अगर मौका पाएँ या अगर आप लाइसेंस वर्जन पे काम करते हैं तो आप आराम से एजुकेशनल वर्जन पर, क्योंकि आप सीख चुके हैं या पहले आप कर चुके हैं, तो आराम से आप कर पाएंगे। एजुकेशनल वर्जन में बस इतना ही फ़र्क है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप नहीं चला पाते, जो आप लाइसेंस वर्जन पर ही यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शन कौन से हैं या क्या क्या है वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको एजुकेशनल वर्जन में काम करना है, ये आपको ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल वर्जन आपको कहाँ से मिलेगा, या अगर आपके कंप्यूटर में टैली नहीं है तो आप कैसे लाएँ, तो ये बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, उस पर गूगल पे आपको सिंपल सर्च करना है एजुकेशनल वर्जन ऑफ टैली ERP9 फ्री डाउनलोड, और जो लिंक आपको मिलेगा वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। लिंक को डाउनलोड करने के बाद आपको जो फाइल मिलेगी वो फाइल आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जो फाइल आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ वो फाइल किस तरह की होगी। देखिए, जो आपकी फाइल आप डाउनलोड करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। ये टैली ERP9 2016 रिलीज 5 का सॉफ्टवेयर का सेटअप है, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में डाउनलोड किया है। आमतौर पर हमें लेटेस्ट ही डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि टैली अक्सर अपने कुछ फंक्शन से टैली जो है अपडेट कर देती है, या जिस हिसाब से इकोनॉमिकल सिस्टम में चेंजेस होते हैं उस हिसाब से वो फंक्शंस चेंज कर देती है, तो हमें समय के साथ साथ इसको अपडेट करते रहना चाहिए। मेरे पास ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, यानी कि हालांकि है ERP9 ही, लेकिन इसके अपडेट आते रहते हैं, तो ये 2016 का जो है लेटेस्ट डाउनलोड मैंने कर रखा है। और इस फाइल को जब आप रन कराते हैं तो रन कराने के बाद एक इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, ये आप जब डाउनलोड करेंगे तब ये फाइल आपको मिलेगी, और इस फाइल को आपने बस इंस्टॉल कर देना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि आपको इस सिस्टम के लिए ये फाइल करनी है और उस सिस्टम के लिए वो फाइल। 32 बिट या 64 बिट ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, आप इसको सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इस फाइल को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस फाइल को रन कराएंगे तो उसके बाद ये सामने एक इंस्टॉलेशन विंडो आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप बस इसे इंस्टॉल कर देंगे। हालांकि मैं इसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप के ऊपर टैली का ये आइकन मिल जाएगा, या फिर स्टार्ट बटन के अंदर यहाँ आपको टैली मिल जाएगा। और अगर ऐसा करने पे भी ना मिले तो आप इधर ऑल प्रोग्राम में आएंगे। ऑल प्रोग्राम के अंदर टैली का एक फोल्डर आपको मिलेगा टैली ERP9 से, इसको आपने क्लिक करके खोलना है। यहाँ ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी और आपने इसे रन करा देना है। ये कुछ समय लेगी स्टार्ट होने के लिए और फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। टैली ERP9 का अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करते समय ये जो स्क्रीन खुलकर आती है इसको हम इसका स्टार्टअप स्क्रीन यानी स्टार्टअप विंडो कहते हैं। और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और चारों तरफ ही कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है क्या नहीं, या आप देख रहे होंगे तो राइट साइड में ऊपर की तरफ भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, या इस तरफ में राइट साइड में भी आपको एक ग्रीन कलर की पिच सी मिल रही है जिसके अंदर भी एक ऑप्शन है, और नीचे भी काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसको देखकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऊपर जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं फाइल मेन्यू से रिलेटेड ऑप्शंस है।
और इन सब को हम थोड़ा बाद में ही समझेंगे। फिलहाल हमें जो है स्टार्टअप स्क्रीन को समझना है और धीरे धीरे हम सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके समझेंगे। जो स्टार्टअप स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन आपको एजुकेशनल वर्जन में ही मिलेगा। हो सकता है किसी दूसरे तरह के टेली पे या लाइसेंस वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपको डायरेक्ट गेटवे ऑफ टेली मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो ये स्क्रीन खुली हुई है इसको हम स्टार्टअप विंडो कहते हैं। स्टार्टअप विंडो के अंदर आपको ये बताना होता है कि आप टेली पे वर्क किस तरह से शुरू करने वाले हैं या आप किस मोड में टेली को ओपन करना चाहते हैं, या अगर आप लाइसेंस एक्टिवेट कराना चाहते हैं या रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, क्योंकि नॉर्मली हम एजुकेशनल मोड पे काम करना चाहते हैं, हमारा काम एजुकेशनल मोड पे, हम कोई रियल ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं करना चाहते, तो हमें ये खोलना पड़ेगा। और इसको खोलने के लिए आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको W लिखा हुआ दिख रहा होगा कैपिटल में, और इस W का मतलब यही है कि अगर आप इस ऑप्शन को वर्क इन एजुकेशनल मोड को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट के साथ, क्योंकि W अंडरलाइन हो रखा है वन टाइम, तो ऑल्ट के साथ आपको W प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ W प्रेस करते हैं तो आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल यूज़र मोड और डबल यूज़र या गोल्डन मल्टी यूज़र मोड। सिंगल यूज़र मोड और मल्टी यूज़र मोड क्या होते हैं? अगर आप अपने कंप्यूटर का काम अकेले ही देखते हैं या कोई एक ही यूज़र अगर देखता है तो आप अपना काम सिंगल यूज़र मोड में शुरू कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल यूज़र्स रखते हैं, यानी एक से ज़्यादा या बहुत सारे लोग आपके इस पे काम करते हैं, तो आप मल्टीपल यूज़र मोड रख सकते हैं। मल्टीपल यूज़र मोड आमतौर पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे ऑपरेटेड होता है, आमतौर पर ये हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं। पर फिलहाल हमें सिंगल यूज़र मोड यानी सिल्वर एडिशन मोड ओपन करना है, और इसके लिए आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आई बटन जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना है। अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन को हम कहते हैं गेटवे ऑफ टेली। किसी भी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं ये हमें कैसे पता चलता है? तो आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको प्रिंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा और इसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टेली। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं किसी भी टेली के अंदर किसी भी विंडो का टाइटल बार है, जिसको देखकर आपको ये पता चलता है कि आप फिलहाल किस लोकेशन में खड़े हैं या किस जगह पर खड़े हैं। ये गेटवे ऑफ टेली है। लेकिन गेटवे ऑफ टेली क्या है, आप इसको पहले समझिए। गेटवे ऑफ टेली जो है आमतौर पर वो विंडो होती है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी का काम शुरू कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, मैंने बोला किसी भी कंपनी का काम शुरू कर सकते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास पहले से एक कंपनी होनी चाहिए और फिर आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो कंपनी है ही नहीं। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने टेली अभी अभी इंस्टॉल किया है तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको गेटवे ऑफ टेली नहीं मिलेगा, बल्कि एक चीज़ मिलेगी जिसको हम कहते हैं, या एक विंडो मिलेगी जिसको हम कहते हैं कंपनी इन्फो विंडो। अब ये कंपनी इन्फो विंडो क्या है और ये गेटवे ऑफ टेली क्या है? तो गेटवे ऑफ टेली तो मैंने आपको बताया ये तब मिलेगा जब आपने पहले से ही कोई कंपनी खोल रखी हो। जैसे आपको साइड में लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सैंपल नाम से कंपनी खुली हुई है, पर हमें तो अभी कंपनी बनाना आता ही नहीं है, तो हमने खोल कैसे लिया? तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हमें इस गेटवे ऑफ टेली पर ध्यान नहीं देना है। हमारे पास जो कंपनी खुली हुई है, हो सकता है आपको पहले से कोई कंपनी खुली हुई मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले, हमें कैसे भी करके कंपनी इन्फो पे पहुंचना है। और कंपनी इन्फो पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें ये कंपनी बंद करनी है। इसको बंद करने के लिए आप राइट साइड में सबसे ऊपर देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा शट कंपनी का, जिसके साइड में F1 है और वो अंडरलाइन है, यानी कि ऑल्ट F1 से ये ऑप्शन चल जाएगा। तो हमने ऑल्ट F1 प्रेस किया और जो सैंपल नाम से कंपनी खुली हुई थी और वो कंपनी बंद हो चुकी है और ये कंपनी इन्फो अब आपका आ चुका है सामने। कंपनी इन्फो के अंदर देखिए वही ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो मैंने आपको आपके टॉपिक में दिखाए थे। कि हम लाइसेंस वर्जन को समझने के बाद कि क्रिएट कैसे करें, सेलेक्ट कैसे करें, या किसी भी कंपनी को डिलीट, बैकअप वगैरह और भी ये सब चीज़ें। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमें जो ऑप्शन देखना है वो है क्रिएट कंपनी का। ये जो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इसका मतलब सीधे सीधे है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप इससे किसी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए आप एंट्रियां करना चाहते हैं।
पर इसके अंदर आप इस लाइन में एक चीज देखें तो आपको दिख रहा है सी जो है रेड कलर से मार्क है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ऑप्शन चलाना चाहते हैं तो आपको सीधे सी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सी बटन प्रेस करते हैं तो एक विंडो खुलती है जिस विंडो का टाइटल है कंपनी क्रिएशन, यानी ये कंपनी क्रिएशन विंडो है और इस विंडो पे आप कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और इस विंडो के अंदर जो सबसे पहले ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, इस ऑप्शन में ये पूछ रहा है कंपनी का नेम, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी में लिखा है सी ड्राइव :/public/users/tele.erp9/data। इसका मतलब क्या है, या ये डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी भी एक ऐसी लोकेशन से है जहां आप जो कंपनी बना रहे हैं उसका डेटा स्टोर होना है। यानी ये जो डायरेक्टरी दिखा रहा है यूजर्स, उसके अंदर पब्लिक वाला फोल्डर, उसके अंदर टेली ईआरपी वाला फोल्डर, उसके अंदर डेटा वाला फोल्डर, इसी लोकेशन में अगर आपने कंपनी बनाई तो आपका डेटा स्टोर होगा। अगर आप कोई दूसरा लोकेशन डालना चाहे या कहीं और अपना डेटा स्टोर करना चाहे तो वो आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन चुननी होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर यूजर्स के अंदर एक लोकेशन में पहले देख लेता हूँ। मान लीजिए माई कंप्यूटर के अंदर हम आते हैं सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर मैं यूजर्स के अंदर आया और मैं यहाँ पर 245 नाम से जो यूजर है उसके अंदर आया और मैं उसके डेस्कटॉप पे अपनी कंपनी का एक डेटा डालना चाहता हूँ। और डेस्कटॉप पे भी नहीं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के उसके अंदर मैं ये डेटा डालना चाहता हूँ। इस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया कंपनी। इस फोल्डर के अंदर हम जो है अपना डेटा डालना चाहते हैं। तो यहाँ ये पूरी लोकेशन क्या है? ये पूरी लोकेशन वही लोकेशन है जो आपको टेली के अंदर डालनी है। जैसे ही आप यहाँ साइड में कंपनी से आगे आकर क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन आपको दिख जाती है। यही सेम लोकेशन आपको आपके डेस्टिनेशन में भी डालनी है, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं, डायरेक्टरी में डालनी है। यानी कि सी ड्राइव्स के अंदर आपने ये तो डाल दिया यूजर्स, पर यूजर्स के बाद आपको डालना है 245 और उसके अंदर डालेंगे 245 यूजर का डेस्कटॉप और उसके अंदर डालेंगे जो फोल्डर का नेम है वो हमने बनाया था, फोल्डर का नेम हमने कंपनी नेम से बनाया है तो हम यहाँ पर डालेंगे कंपनी। एंटर करने पर ये वो लोकेशन देख लेगा और इसके बाद अब आपको नाम देना है। तो मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया फर्स्ट कंपनी नाम दिया, ठीक है। और अगर कोई भी मेलिंग डिटेल आप इस कंपनी से रिलेटेड जानते हैं तो वो आप इसमें दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया रोहिणी, न्यू दिल्ली। कंट्री आपको बता देनी है, मैंने इंडिया चुन लिया और इंडिया के अंदर स्टेट या सिटी दिल्ली। ये सब चीज़ें कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, फैक्स और भी दूसरी चीज़ें अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेबसाइट्स है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये एक ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, और इस सेक्शन के अंदर एक पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपकी कंपनी जो काम शुरू कर रही है ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम ऑर्गेनाइज होगा या काम करेगी। फाइनेंशियल ईयर आमतौर पर हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपको भी कोई ऐसी ही तारीख डालनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 डाला, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि अगर 1 अप्रैल को ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को ही कंपनी भी शुरू हुई। कई बार ऐसा होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी जो है अक्टूबर से रिकॉग्नाइज हुई या ये कंपनी नवंबर से रिकॉग्नाइज हुई, तो उसकी स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर डालनी होती है। एक बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि टेली के अंदर टेली के अंदर नहीं, टेली के एजुकेशनल वर्जन के अंदर
जब भी आपसे डेट मांगा जाता है तो डेट डालने को लेकर, ये सिर्फ एजुकेशनल वर्जन में ही है, लिमिटेशन होती है कि आप अप्रैल की पहली और दूसरी और बाकी सभी महीनों की पहली, दूसरी और आखिरी यानी 31st डेट को डाल सकते हैं और कोई डेट नहीं डाल सकते। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 अक्टूबर 2016 डालता हूँ तो ये एंटर करने पर नहीं लेगा, पर अगर मैं यहाँ पर 1/10/2016 डालूं तो ये ले लेगा। इसका मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि ये एक एजुकेशनल वर्जन है और एजुकेशनल वर्जन में आप 1, 2 और 31 तारीख के अलावा और कोई तारीख यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर ये तारीख ऐसे ही डालनी पड़ेगी मजबूरन। आप लाइसेंस वर्जन जब आप यूज़ करेंगे तो आप उसमें कोई भी तारीख डाल सकते हैं। और फिलहाल हम यहाँ पासवर्ड के लिए जो ऑप्शन है उसको हम स्किप कर रहे हैं, हालांकि इसको मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर करा दूंगा, इसे अभी फ़िलहाल हम नहीं समझ रहे हैं। और एंटर करके आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब भी आपको नीचे या आगे की तरफ फॉरवर्ड करना हो तो एंटर करेंगे, और अगर पीछे वाले ऑप्शन में जाना हो तो बैक स्पेस से जा सकते हैं। बेसिक करेंसी सिंबल आप बता सकते हैं। अगर आपको रुपीज़ का जो न्यू साइन है वो यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको ये साइन यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मल नेम क्या है? तो आमतौर पर इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज़ का जो फॉर्मल नेम है वो यही होता है। इसने डिफ़ॉल्ट उठा लिया क्योंकि हमने ऊपर इसको इंडिया सेलेक्ट करके दिया था। सिफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के अंदर जो है अलग अलग तरह के कई बारी सिंबल्स हेल्प करते हैं। जब आप प्रिंट वगैरह लेते हैं चेक्स का या और भी किसी बिल का, तो उनमें सिंबल लगाने हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, नहीं लगाने तो आप इसे नो कर देंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आप एक चेक का या किसी बिल का प्रिंट ले रहे हैं तो कई बार वो बड़े बड़े अमाउंट में होता है, जैसे कि 10,000 या 20,000 या 30,000। तो ऐसे में कई सारी इंटीजर्स के वजह से, कई सारे न्यूमेरिकल पॉइंट की वजह से एक नंबर को एक बार में देखकर समझ पाना मुश्किल होता है, तो हम उसको तोड़ देते हैं। जैसे 10,000 में मैंने 10 और 3 जीरो को अलग कर दिया। तो ऐसा अगर करना है तो आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में अगर आपको अमाउंट शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, किसी भी तरह का अगर आप एंट्री कर रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर आप कोई नया वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो कोई भी बिल बना तो पॉइंट के बाद कितने न्यूमेरिकल प्लेसेस रखने हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, ये आप यहाँ बता सकते हैं। तो मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट देखने हैं। पॉइंट के बाद जो भी कुछ आएगा उसको कहेंगे क्या, वो आप यहाँ पर सिंबल उसका बता सकते हैं। तो हम आमतौर पर इंडिया में पैसे कहते हैं। पॉइंट में जो भी चीज़ आती है बिल के अंदर, तो आपने यहाँ पर पैसे ही चुनना है। और अगर आप लेटर्स में राइटिंग में प्रिंट ले रहे हैं किसी भी बिल का, तो अमाउंट का जब प्रिंट ले रहे हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का प्रिंट लेना है। सपोज मान लीजिए मेरा बिल बनता है 100 रुपये 50 का, तो बिल अगर मैं न्यूमेरिकली देखूं तो 100 रुपये 50 पैसे का जो बिल बना है तो उसमें मुझे दिखाएगा 100.50 यानी 100.50। इसका मतलब ये जो चीज़ फिलहाल जो मैं सामने सेटिंग करके रख चुका हूँ उसके हिसाब से अगर मैं कैरेक्टर्स में प्रिंट लूँगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ ये मुझे 5 यानी 5 ही दिखाएगा, 50 नहीं दिखाएगा, या 50 लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, सिर्फ 5 लिखा हुआ दिखाएगा अगर मैं कैरेक्टर्स में प्रिंट लूँगा। तो यहाँ आपको यही बताना है कि वर्ड्स में आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रिंट लेना है। और जब आप इसके बाद एंटर करेंगे तो अभी लास्ट एक ऑप्शन पूछ रहा है इस विंडो का, कंपनी क्रिएशन विंडो का, एक्सेप्ट का। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आपको खैर ध्यान भी रखनी है कि आपने हो सकता है इससे पहले कई तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे काम किया हो और उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप किसी भी काम को करने के बाद सेव कर देते हैं और ताकि आप उसे फ्यूचर में फिर दोबारा यूज़ कर सके। पर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टैली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे सेव करें। असल में टैली हर एक पेज का काम पूरा करने के बाद खुद ही उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपसे पूछता है। एक्सेप्ट कराने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर ये
आपका जो डेटा है उसको सेव कर देगा और फिर दोबारा से काम शुरू करेगा। यानी वो डेटा पहले वो रख के आएगा और फिर उसी लोकेशन से जहाँ जो हमने ऊपर की तरफ बताई है वहाँ से आपका डेटा उठा कर लाएगा। एक बार मैं फिर आपका ध्यान डायरेक्टरी वाले ऑप्शन की तरफ करना चाहूँगा, जहाँ पर हमने यूज़र्स के अंदर 245 डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर कंपनी नाम के फोल्डर में ये हमने लोकेशन चुनी थी, यानी हमारी कंपनी जो है यहाँ सेव होने वाली है। आप एंटर करेंगे तो यहाँ ये कंपनी का डेटा उस लोकेशन पे गया और उस लोकेशन से उठ के यहाँ पर आ गया। अब आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको आपके कंपनी की डिटेल मिल जाएगी कि आपने कौन सी कंपनी सेलेक्ट कर रखी है और उसमें क्या कोई एंट्री हो रखी है, क्या नंबर ऑफ वाउचर्स 0 है, नो, आज की डेट क्या है और किस पीरियड में ये कंपनी चल रही है, वो सारी जानकारी आपको लेफ्ट साइड में मिल रही है। और राइट साइड में आप देखें तो वही गेटवे ऑफ टेली खुल गया। फिलहाल अभी हम इसे नहीं देखेंगे, हम फिलहाल अपनी लोकेशन पे चलते हैं और ज़रा वहाँ जाके देखते हैं कि क्या जो हमने कंपनी बनाई है वो बनी। हमारी जो लोकेशन थी वो लोकेशन थी सी ड्राइव के अंदर। जो हमारा सी ड्राइव है उसके अंदर हम यूज़र्स में गए, 245 में गए और उसके डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे हमने बोला था कंपनी वाले फोल्डर के अंदर आपको हमारी कंपनी का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, जो हमारी कंपनी का नेम था वो था फर्स्ट कंपनी। पर इस लोकेशन पे अगर आप देखें तो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर 10,000 नंबर का एक फोल्डर मिल रहा है, लेकिन आपकी कंपनी के नाम से कोई भी फाइल या कोई फोल्डर नहीं है। तो ये फोल्डर क्या है, या ये फोल्डर उससे आपकी कंपनी से रिलेटेड है क्या? तो जी हाँ, असल में जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं टेली के अंदर तो कोई भी कंपनी अपने नाम से सेव नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर उसे एक यूनिक नंबर दे देता है और वो उसी लोकेशन पे वो नंबर मिलता है जिस लोकेशन को आपने डायरेक्टरी में बनाते समय डाला था। इस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइलें हैं जो आपकी उसी कंपनी का डेटा स्टोर करती है। तो सर, अगर हमने बहुत सारी कंपनियां बना रखी हो इसी लोकेशन पे तो हमें अपनी कंपनी का नंबर कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके लिए उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो एक ही कंपनी दिख रही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 100 या 200 कंपनियां बना रखी है और उसमें अगर आपको आपकी कंपनी ढूंढनी है तो ऐसे में आप नंबर तो आप जानते ही नहीं है, आप तो नाम जानते हैं। तो ऐसे में फिर हम अपनी कंपनी वाला फोल्डर कैसे पता लगाएं? तो ये बहुत ही सिंपल है। फिलहाल इसको हम थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इसे याद रखेंगे कि हमें नंबर कैसे पता लगाना है। फिलहाल हम एक बार दोबारा टेली पे लौटते हैं और अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि गेटवे ऑफ टेली खुल चुका है। पर गेटवे ऑफ टेली पे मैंने आपको बताया था कि ये हम तब सीखेंगे जब हम कंपनी इन्फो पे आ जाएंगे। और कंपनी इन्फो पे आने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी एक बार खुल गई उसे आपने बंद करना है। ठीक है जी, हमने फिर दोबारा इस कंपनी को बंद कर दिया, ऑल्टर F1 से ये कंपनी बंद हो गई। तो सर, अब मैं क्रिएट तो करना जान गया। अब मान लीजिए जो कंपनी मैंने बनाई थी यानी फर्स्ट कंपनी नाम से, उस कंपनी को अगर मुझे खोलना है तो मैं कैसे खोलूँगा? तो इसके लिए देखिए, यहाँ सबसे ऊपर कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन है, इसको आपने चलाना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ भी ये आपसे वही चीज़ पूछ रहा है, नेम, किस कंपनी को आप खोलना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा है आपकी कंपनी यहाँ पर है, पर नेम से पहले अगर आप बैक स्पेस करें तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर पैथ वाले ऑप्शन में वही चीज़ है जो कंपनी क्रिएट करते समय आपने डायरेक्टरी पे डाला था। डायरेक्टरी में हमने यही लोकेशन डाली थी और बताया था कि हमारी कंपनी यहाँ क्रिएट होने वाली है। तो असल में जहाँ पे आपने कंपनी क्रिएट करी है वहीं से आप कोई भी डेटा उठा सकते हैं। तो यहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट जो लोकेशन आपने टेली में डाली है वो उठा लिया, लेकिन हो सकता है आपको कोई दूसरी लोकेशन मिल जाए, जैसे कि सी ड्राइव, उसके अंदर यूज़र्स, पब्लिक, इस लोकेशन के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अब सर मान लीजिए हमें ऐसा मिल रहा है, लेकिन मुझे जहां मैंने कंपनी क्रिएट करी थी वहां जाना है। तो सिंपल है, आप अपनी कंपनी की लोकेशन डाल दीजिए। आइए मेरे साथ डालते हैं। यहाँ मैंने सी ड्राइव के अंदर डाला यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर मैं डालता हूँ
क्योंकि हमारा यूज़र्स का नाम नहीं है, एक नंबर है 245, और 245 के डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक कंपनी नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमारी ये फाइल है। तो देखिए यहाँ पर अब आप जैसे ये लोकेशन डालते हैं आपको आपकी कंपनी का नाम दिख गया। चलिए नाम को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उस लोकेशन पे आते हैं। उस लोकेशन पे आपको नाम नहीं दिख रहा है, असल में वहाँ पर तो एक फोल्डर है जिसका नंबर है 10,000, और यहाँ ये लोकेशन डालने पर ये डालता है क्या, फर्स्ट कंपनी। असल में ये दोनों चीज़ें एक ही है। इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। आप जहाँ फर्स्ट कंपनी लिखा हुआ देख रहे हैं उसके ठीक सामने देखिए आपको 10,000 नंबर ब्रैकेट में डाला हुआ मिल रहा है, यानी कि जिसको आप फर्स्ट कंपनी समझ रहे हैं उसे कंप्यूटर अपनी भाषा में 10,000 समझ रहा है। कहीं भी आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो फिर दोबारा से मेरी कंपनी खुल गई। ये हुआ किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद या क्रिएट करने के बाद जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तभी हम किसी भी कंपनी के लिए कोई काम या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल सर अभी तो हमारे कंपनी इन्फो के बाकी ऑप्शन पूरे हुए ही नहीं और फिर हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए। अब मैं चाहता हूं कि ये कंपनी बंद ना हो, ये खुली रहे और फिर भी मुझे कंपनी इन्फो पे जाना है। इससे पहले हम कंपनी इन्फो में जाने के लिए अभी खुली हुई कंपनी को बंद कर देते थे ऑल्ट F1 से और फिर हम वहां जाते थे, पर सर इस बार ऐसा नहीं करना। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप अपनी इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहते और फिर भी आप कंपनी इन्फो पे जाना चाहते हैं तो आप राइट साइड में देखिए, बीच में एक ऑप्शन मिल रहा है कंपनी इन्फो के लिए जिसके साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में F3 और वो अंडरलाइन है 1 टाइम, यानी कि ऑल्ट F3 करने से आप कंपनी इन्फो पे पहुंच जाएंगे और लेफ्ट साइड में देखें तो आपकी कंपनी खुली हुई है। चलिए ठीक है, सेलेक्ट कंपनी। पर सर हम तो कंपनी सेलेक्ट कर चुके हैं पहले ही और फिर भी ये सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है। तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा कंपनियां सेलेक्ट कर सकें। अब यहाँ तो मेरे पास एक ही कंपनी है इस लोकेशन पे, मुझे कोई और सी कंपनी खोलनी है तो मैंने यहाँ पर उसकी लोकेशन डालनी पड़ेगी, यूजर्स public tele.erp9/data। इस लोकेशन के अंदर बहुत सारी कंपनी है। मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम की ये कंपनी खोल ली, तो अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरी जो पहले वाली कंपनी थी वो भी नेम ऑफ कंपनी लेफ्ट साइड के अंदर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में यहाँ पर मेरी कंपनी फर्स्ट कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दोनों के ही नेम आ रहे हैं, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के साइड में लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2010 और फर्स्ट कंपनी के साइड में लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि टेली नाइंसाफ़ी कर रहा है 2 अलग अलग कंपनियों के साथ। इसका मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में 2 अप्रैल 2010 को कोई एंट्री कर चुके हैं, लास्ट एंट्री इस तारीख की है, और फर्स्ट कंपनी में अभी तक कोई एंट्री हुई ही नहीं है। चलिए छोड़िए, वो तो बाद की बात है कि एंट्री क्यों है या क्यों नहीं है। फिलहाल कंपनी इन्फो में हम वापस लौटते हैं और अब आप यहाँ पर क्रिएट करना जान चुके हैं, सेलेक्ट करना जान चुके हैं और शट करना भी जान चुके हैं, चाहे आप शॉर्टकट से करें या फिर आप यहाँ कंपनी इन्फो में आकर करें। शट कंपनी वाला ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों कंपनियां आपने सेलेक्ट कर रखी हैं, ये दोनों कंपनियां आपने खोल रखी है, इनमें से कौन सी बंद करनी है। तो जो भी आपको बंद करनी हो वो आप यहाँ पर क्लिक करके बता देंगे, वो कंपनी बंद हो जाएगी। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बंद करना चाहता हूँ तो इस पर आपने एंटर कर देना है। इसके अंदर हम नॉर्मली माउस बहुत कम ही यूज़ करेंगे, टेली के अंदर उतना ज़्यादा माउस का इस्तेमाल नहीं होता है। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन बाद में आप इसको सीख जाएंगे। चलिए सर, अब हम ये भी सीख गए। अब अगर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी मैं एक बार बना चुका हूँ और उसमें मैंने एड्रेस डाला, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट कंपनी में एड्रेस डाला रोहिणी का, तो रोहिणी का एड्रेस डाला, लेकिन अब मान लीजिए मेरी ये कंपनी रोहिणी से उठकर गुड़गांव हरियाणा में चली गई है और अब मैं इसका एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो सर क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। ऑल्टर F3 से मैं कंपनी इन्फो में आया
और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऑप्शन है ऑल्टर का। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, पहले से कुछ हो रखा है उसकी सेटिंग में कुछ चेंज करना। तो मैं यहाँ पर ऑल्टर में आके अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। ऑल्टर पे क्लिक करना है, फर्स्ट कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करने रखी है उसी के अंदर मुझे चेंज करना है। यहाँ आपने रोहिणी की जगह जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गुरुग्राम डाल दिया और यहाँ मैंने हरियाणा डालना है, इंडिया चुनेंगे और यहाँ आपने हरियाणा डालना है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें ना हो तो एंटर करके आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सेम टू सेम या हर चीज़ आपको भरनी ही है। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इस तरह से हम किसी भी कंपनी को हम अगर बना चुके हैं तो उसके डेटा में हम चेंज भी कर सकते हैं। पर सर अगर हम किसी कंपनी को डिलीट करना चाहें या अगर हमें अब किसी कंपनी का डेटा नहीं रखना तो हम उस डेटा को कैसे मिटाएं? तो इसको भी करने के कई सारे तरीके हैं। नॉर्मली अगर टेली का यूज़ करके आप करना चाहें तो ये बहुत ही आसान है। आपको ऑल्टर में आना है, ऑल्टर में आप आए और सर ऑल्टर तो चेंज करने के लिए होता है। हाँ, हम इसमें चेंज कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हम इसमें डिलीट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इसी स्क्रीन पर जब आप इसे खोल चुके हैं आपको ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ डी प्रेस करने पर आपको ये येस का ऑप्शन डिलीट करने के लिए बोलेगा, आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने येस कर देना है। वाई प्रेस करेंगे और फिर दोबारा मांगेगा आर यू श्योर, आपको फिर वाई प्रेस करना है। नो के लिए आप एन प्रेस कर सकते हैं। देखिए वो कंपनी डिलीट हो गई, अब मेरे पास कोई भी कंपनी सेलेक्टेड नहीं है। और जब मैं सेलेक्ट कंपनी में आता हूँ तो भी मुझे अब ये उस लोकेशन पे कुछ नहीं दिखाएगा जो मैंने जहाँ कंपनी बनाई थी। सी ड्राइव, यूजर्स, 245, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर कंपनी नाम के एक फोल्डर के अंदर मैंने ये सारा काम किया था। देखिए यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है। चलिए ज़रा हम लोकेशन पे चलकर देखते हैं। तो चलकर देखेंगे तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप पर कंपनी नाम से जो फोल्डर था उसके अंदर भी कुछ नहीं है। ये आपने टेली के थ्रू डिलीट कर दिया। पर सर क्या और कोई तरीका है किसी कंपनी के डेटा को डिलीट करने का? तो हाँ, अगर आप किसी कंपनी के नंबर को जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेम्प नाम की एक कंपनी बना रखी है, इसको मैंने खोल लिया और इसका नंबर है क्या 1001। फिलहाल मैं इसे खोल नहीं रहा पर इसका नंबर मैंने याद कर लिया और इसकी लोकेशन भी मैंने याद कर ली है। आपको बस इसकी लोकेशन पे जाना है, यानी कि सी ड्राइव में आएंगे और सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर आना है, पब्लिक के अंदर आना है और tele.erp9 के अंदर आएंगे। ये डेटा वाला मैंने खोला। आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको नंबर दिखा रहा है ये 10001। तो यानी कि ये जो फाइल है ये उसी कंपनी की फाइल है और अगर आप इसको डिलीट कर दें तो आपका काम हो जाएगा। ये दिखा भी रहा है। आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना है, शिफ्ट डिलीट परमानेंटली। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? यस, आपने यस कर देना है, एंटर प्रेस करना है। अब अगर आप आते हैं और जब आप दोबारा सेलेक्ट कंपनी पे आएंगे तो वो टेम्प नाम की जो फाइल है, ओह सॉरी, असल में इसका नंबर 7 है, 1 नहीं, हमें 7 नंबर वाला फोल्डर डिलीट करना पड़ेगा। ये हमने डिलीट कर दिया और सेलेक्ट कंपनी में आएंगे तो अब आपको यहाँ पर वो टेम्प नाम की फाइल नहीं मिलेगी। आप इस तरह से भी किसी कंपनी का डेटा डिलीट कर सकते हैं। चलिए, कंपनी इन्फो के अंदर अब हम सेलेक्ट करना, किसी कंपनी को क्रिएट करना, किसी कंपनी को डिलीट करना या उसमें हम चेंजेस करना देख चुके हैं। साथ ही साथ किसी भी कंपनी को अगर हम किसी अलग अलग तरह की लोकेशन पे क्रिएट करना चाहते हैं या अलग अलग फाइल पैथ पे हमें क्रिएट करना है या एक जगह से दूसरी जगह नंबर्स के हिसाब से हमने कंपनियों को समझा, तो वो सारी चीज़ें भी हम अब देख चुके हैं। अब हम लास्ट के ये 3 ऑप्शन हैं, बैकअप, रीस्टोर और क्वाइट, ये ऑप्शंस देखते हैं। अगर आपको डायरेक्टरी और पैथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान है। बैकअप या रीस्टोर क्यों किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान काम है। बैकअप का मतलब क्या होता है, ज़रा हम इसको समझ लेते हैं।
आमतौर पर जब हम एक बड़े पैमाने पर अकाउंटेंट का काम कर रहे होते हैं तो ऐसे में हमें अपना कंपनी का डेटा बहुत ही कंफर्टेबल रखना होता है, बहुत ही सिक्योर रखना होता है कि किसी भी केस में मेरे से डेटा लॉस ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपके ऊपर जो है बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो सर किन किन केसों में हमारा डेटा लॉस हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वायरस की वजह से आपकी कंपनी का डेटा बिगड़ गया, या गलती से आपसे ही डिलीट हो गया, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के फंक्शन ने आपके फंक्शंस को, आपके फोल्डर के फंक्शंस को ब्लॉक कर दिया है। इस तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है। आमतौर पर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो सी ड्राइव में ही स्टोर होता है, और सी ड्राइव में ही दूसरे सॉफ्टवेयर की भी फाइलें बनती हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि कई बार हमारा डेटा करप्ट हो जाता है, तो इसलिए हम बैकअप बनाते हैं। बैकअप में क्या होता है? बैकअप में हमारे कंप्यूटर से ही बाहर का कोई भी रिमूवेबल मीडिया, यानी कोई पेन ड्राइव, कोई सीडी या कोई भी तरह का मेमोरी कार्ड जो हर वक्त कंप्यूटर में ना लगा हो, उसको आप एक टाइम, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लगाकर और उस कंपनी का एक पर्टिकुलर पीरियड का डेटा उठाकर रख लेते हैं। इन केस अगर फ्यूचर में डेटा लॉस हो गया तो आपको इस तारीख तक का डेटा यहाँ से मिल जाएगा, इस चीज़ की गारंटी होती है। तो ये काम हम बैकअप से पॉसिबल कर सकते हैं कि सी ड्राइव से हट के अगर मुझे एक या उससे ज़्यादा कई सारी कंपनियों का डेटा एक ही जगह पे कहीं पर सिक्योर रखना हो तो मैं बैकअप ले सकता हूँ। मान लीजिए जो मेरे पास कुछ कंपनियां हैं, जैसे ये इन्वेंट्री कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और प्राइस लेवल, इन चारों कंपनी यानी नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 और 9, इन चारों कंपनियों को इकट्ठे मैं अपने एक रिमूवेबल मीडिया में डालना चाहता हूँ। तो ये काम हम कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए मैं इसको अपनी सी ड्राइव से उठाकर ई ड्राइव में डालना चाहता हूँ, या मैं इसको अपनी सीडी में डालना चाहता हूँ या पेन ड्राइव में डालना चाहता हूँ। ये सारे काम हम कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप पेन ड्राइव लगाए तो आप पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल कोई पेन ड्राइव नहीं ले रखी है। मैं इसको आपको एक सिंपल ही दूसरी ड्राइव में डालकर बता रहा हूँ। हमें बैकअप लेने के लिए बैकअप वाले ऑप्शन पे आना है और बैकअप पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है वो सोर्स बताइए जहाँ पर आपकी फाइलें पड़ी हुई है। तो सोर्स बिल्कुल राइट है, यूज़र्स के अंदर पब्लिक टेली ERP9 और डेटा वाले फोल्डर में हमारी फाइलें पड़ी हुई है, हमें यहीं से उठाना है। और अब आप डेस्टिनेशन बताएंगे जहां आपको फाइलें डालनी है। तो डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है कि कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव में, या मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के अंदर यहां मैंने एक फोल्डर बनाया बैकअप नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मुझे बैकअप बनाना है। पूरी लोकेशन क्या हुई? ई ड्राइव और उसके अंदर बैकअप। तो यही लोकेशन आपको यहाँ डालनी है, e:/बैकअप, और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कंपनी मिलेगी। ये सारी कंपनियां उस जगह पर है जो जगह आपने सोर्स में डाली है, यानी सोर्स में डाली हुई लोकेशन की सारी कंपनियां जितनी भी है वो सारी आपको यहाँ दिखा देगा। और इन सब में से जिस का बैकअप आप ई ड्राइव के अंदर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, एक हो गया इन्वेंट्री, एक हो गया इन्वेंट्री कंट्रोल। आप एरो की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं और एंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और प्राइस लेवल। और भी कोई कंपनी हो तो आप वो चुन लेंगे, नहीं तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट, और अब आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराना ज़रूरी होता है। ये क्या हुआ? ये आपका बैकअप बन गया। बैकअप बना कि नहीं बना ये अगर आपको देखना है तो आप उसी लोकेशन पे जाइए जहां आपने बताया था। ये देखिए, ई ड्राइव के अंदर बैकअप के अंदर ये रहा आपका फोल्डर, जिसके अंदर ये चारों कंपनियों का डेटा एक ही बार में है। और ये एक जिप फाइल है। जिप मतलब 4 फाइलें एक ही फोल्डर में कंप्रेस हो गई है, छोटा सा स्पेस। आमतौर पर अगर हमें, अब इसका भी हम एक यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको 4 या 5 कंपनियों का डेटा एक ही बार में किसी को मेल करना हो तो आप ये फोल्डर मेल कर सकते हैं, या सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। डेटा भी कम लगेगा और स्पेस भी कम यूज़ होगा।
नहीं तो एक यूज़ तो मैंने आपको बताया ही कि आप इसको फ्यूचर में रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये बैकअप यहाँ पर डाल लिया, तो सर क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें से कंपनियां खोल सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके काम का भी इसके अंदर कुछ नहीं है जब तक कि आप इसको रिस्टोर ना कर लें। यानी कि आपने क्या किया, सी ड्राइव में से कुछ कंपनियां उठा ली और उसको आपने सीडी में या पेन ड्राइव में रख लिया और कंप्रेस फॉर्म में रखा है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रखा। तो अब आप इस कंप्रेस फॉर्म को खोल के ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे, यानी अब आपको फिर से इसे सी ड्राइव में डालना होगा। हो सकता है आप किसी दूसरे कंप्यूटर में डालें, हो सकता है आप किसी ऐसी कंप्यूटर में डालें जिसमें से पुरानी मेमोरी पूरी खाली हो चुकी है या आपका डेटा बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में आप फिर क्या करते हैं, तो आप ऐसे में रिस्टोर कर लेते हैं। बैकअप हम ले चुके हैं, हमने दिखाया आपको, वो फोल्डर भी वहां पे पड़ा हुआ है। अब आप आएंगे रिस्टोर के अंदर। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में आकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लोकेशन में डाला ई ड्राइव, ई ड्राइव के अंदर मैंने डाला बैकअप। बैकअप डालता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि असल में हमने बोला था कि टेली में कंपनी का नंबर अगर है, कंपनी का नाम है तो उसका नंबर है। यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है। जो आपकी ये बैकअप बना है इसका असल में कोई नाम हमने दिया ही नहीं, और ना ही ये कोई नंबर कंप्यूटर दे रहा है इसे। मतलब साफ है कि ये एक नॉर्मल फाइल से हटके है। नॉर्मल फाइल से हटके होने का मतलब है कि ये कोई कंपनी नहीं है, असल में ये कुछ और ही है। और ये एक अलग ही तरह की, देखिए यहाँ पर आर्चीव फाइल है, टाइप में लिखा हुआ है साइड में आर्चीव फाइल। तो आप इस लोकेशन पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ये कोई कंपनी नहीं है। यहाँ से अभी आप इसको नहीं खोल सकते। जो बैकअप आपने लिया उसको आप अब रिस्टोर करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं कि आप कोई कंपनी खोल लें। तो चलिए, रिस्टोर करने के लिए हम रिस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जो आपने बैकअप वाले ऑप्शन में सोर्स डाला था उसको यहाँ डेस्टिनेशन डाल दिया, और जो आपने वहाँ डेस्टिनेशन डाला था उसे यहाँ पर सोर्स में डाल दिया है। मतलब साफ है, लास्ट लोकेशन जो आप बताते हैं उस पर ये काम कर रहा है। तो फिलहाल हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा लोकेशन पे बैकअप ले रखा हो तो वो लोकेशंस आप बता देंगे। डेस्टिनेशन का मतलब है मैं फाइलों को उठाकर कहाँ रखने वाला हूँ, सोर्स का मतलब है मैं फाइलों को, बैकअप को उठाने कहाँ से वाला हूँ। तो जैसे ही मैं ये लोकेशन डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये दिखाता है कि भाई इस लोकेशन पे इन 4 फाइलों का बैकअप पड़ा हुआ है। अब आप इन चारों में से कौन सी फाइल ईआरपी, टेली ईआरपी और डेटा वाले फोल्डर के अंदर डालना चाहते हो। तो मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अच्छा एक सेकेंड, मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है यानी 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, इन कंपनियों को मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ मान लीजिए मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया या मान लीजिए मेरे डेटा में कुछ गड़बड़ आ गई और उसकी वजह से मेरा ये डेटा डिलीट हो गया। मेरा ये जो डेटा डिलीट हो गया है, ये कौन कौन से नंबर की कंपनियां थी, तो नंबर है 4659, 4659 वाली कंपनियां मुझे डिलीट करनी है। मान लीजिए ये कंपनियां मुझसे डिलीट हो गई और अगर आप टेली में भी देखें तो अब आपको ये फाइलें नहीं मिलेंगी। जैसे मैं सेलेक्ट कंपनी पे आता हूँ और सेलेक्ट कंपनी पे आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या इंडस्ट्रियल इन्वेंट्री कंट्रोल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, इनका नंबर भी आप देखें तो नहीं होगा। तो फिर अब ऐसे केस में हम बैकअप को रिस्टोर करेंगे। आपको रिस्टोर पे आना है और रिस्टोर पे आकर जिस भी कंपनी का डेटा आपको वापस चाहिए उसको आपने चुन लेना है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चुना मैंने, अभी एंड ऑफ लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, और इन्वेंट्री चुना और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। यानी ये चारों में से मुझे सिर्फ 2 को ही वापस लाना है, 2 की ज़रूरत नहीं है, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगर आप सेलेक्ट कंपनी पे आते हैं तो सेलेक्ट कंपनी के अंदर आप देखेंगे आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और इन्वेंट्री यानी 4 और 5 दोनों नंबरों की कंपनियां मिल गई। मान लीजिए एक तो आपने इस जगह पे डाल दी, मान लीजिए इसी की ठीक एक और कॉपी, इन्हीं दोनों कंपनियों की एक और कॉपी आपको चाहिए। डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया था ना कंपनी नाम से, उसमें भी एक कॉपी चाहिए। तो हम दोबारा से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करने पर अब आपने डेस्टिनेशन में चेंज करना है सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर 245, उसके अंदर उनका डेस्कटॉप और उसके अंदर जो कंपनी नाम से मैंने फोल्डर बनाया था वो, उस लोकेशन पे मुझे
मान लीजिए प्राइस लेवल और इन्वेंट्री कंट्रोल को डालना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो जब अब आप सेलेक्ट कंपनी में आते हैं और अब आप अगर लोकेशन डालते हैं सी ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स, उसके अंदर 245, उसके अंदर डेस्कटॉप और उसके अंदर कंपनी नाम से फोल्डर, तो उसके अंदर डालने पर आपको ये दोनों कंपनियां मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने लोकेशन जो बताई थी कि भाई यहाँ जो बैकअप पड़ा हुआ है उसमें से ये 2 फाइलों की एक कॉपी यहाँ डाल दो। सेलेक्ट कंपनी में ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इनमें से जो भी खोलना चाहूँ खोल सकता हूँ। तो ये था दोस्तों आज की पहली क्लास का एक लेक्चर, जिसमें हमने इन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझा कि हम लाइसेंस वर्जन और एजुकेशनल वर्जन कब कब और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही हमने एक लिमिटेशन के बारे में जाना कि डेट को लेकर थोड़ी इसमें लिमिटेशन है। टैली को हम शुरू कैसे करें, टैली के अंदर हम किसी भी कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और सेलेक्ट कैसे करें, हम किसी भी कंपनी में कोई चेंज कैसे कर सकते हैं और फिर उसको सेव कैसे करेंगे या डिलीट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कंपनी के अंदर बैकअप और रिस्टोर भी सीखा। जाते जाते एंड में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि टैली को क्लोज कैसे करें। अगर आपका काम खत्म हो चुका है आज का, आपने अपना कंपनी बंद कर दिया Alt F1 से, और अब आपको आपका क्या काम करना है, काम को खत्म करना है, टैली बंद करना है, तो आपको कुछ नहीं दोस्तों, एस्केप बटन कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो सबसे पहला बटन होता है वो दबाते रहना है तब तक जब तक कि क्वाइट स्क्रीन नहीं आ जाती, और इस स्क्रीन पे आपको Y प्रेस करना है, आप एग्जिट हो जाएंगे। आप टैली देखिए नीचे की तरफ टैली नहीं चल रहा। तो ये था दोस्तों आपकी पहली क्लास का ट्यूटोरियल, होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारी दूसरी भी सीरीज़ के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनकी मदद से आप इसको पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।